राजन तिवारी हूं। अनब्रेकिंग पर आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं अनब्रेकिंग पर आरएसएस किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में हार के बाद किस तरह से सक्रिय है और किन किन जगहों पर उसकी निगाह है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कि आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने नागपुर में अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग में भाषण दिए और उन भाषणों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को ढेर सारी नसीहतें दी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जो बातें कही मणिपुर से लेकर के और ढेर सारी बातें की, विपक्ष को लेकर किस तरह का वो रखना चाहिए, विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है, उनको शामिल करना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने कही। ये सारी बातें, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उस स्पेस को विपक्ष से छीन करके आरएसएस उस पे अपना कब्जा करना चाहता है, जिससे नरेंद्र मोदी को नुकसान नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं। एक एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है, लोगों का कहना है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आरएसएस ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों जो पक्ष हैं, दोनों तरह की जो बातें हैं, इनमें दोनों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। बस इस बात में सच्चाई नहीं है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहता है या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देना बंद कर रहा है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं। खैर, तो एक तो आपने मोहन भागवत का सुना, मैंने उस पर एक वीडियो भी किया था। पिछले दिनों एक पॉडकास्ट आया जिसमें सुमन रंगनाथन, स्मिता प्रकाश जो एएनआई के संपादक हैं, ये सारे लोग और भी 2-3 लोग बैठ करके ये विमर्श कर रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाला जो सोशल मीडिया है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो प्रभावी क्यों नहीं हो पाए, वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और उन्होंने इसका एक एक कारण ये बताया कि इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट ही नहीं मिला। और दूसरी तरफ उनका कहना था लेफ्ट और अल्ट्रा लेफ्ट। मेरा कहना है कि वो सारे लोग जो जमीन के इश्यूज को उठा रहे थे, जो लोगों की परेशानियों, उनके डिस्ट्रेस, उनकी दिक्कतों, सोशल डिस्ट्रेस इसकी बात कर रहे थे, वो जो वर्ग है वो हावी हो गया। उन्होंने तो नाम लिए रवीश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम या इस तरह के नाम लिए। लेकिन मामला सिर्फ इन लोगों का नहीं है। ये वीडियो देखे क्यों गए? ये तो पहले भी होते थे। ये लोग पहले भी थे। क्यों ज्यादा इनकी मांग रही, लोगों ने इनको क्यों पसंद किया? ये सवाल है। खैर, उसमें तो ये बात कही गई कि साहब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी इनका जितने तरह से सपोर्ट करना चाहिए। इनको प्रोजेक्ट नहीं कर रही थी, इनको प्रमोट नहीं कर रही थी, जबकि मामला उल्टा है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 5,000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुलाकर उनको सम्मानित किया था और उन सारे लोगों ने मोदी जी की फोटो लगा के उनके साथ अपनी सेल्फी और ये सब करके पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन जमीन पर जो माहौल था उसके सामने वो माहौल टिक नहीं पाया। और अब जो संघ का मुखपत्र है, आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया है, 10 तारीख को छपा हुआ। और वो लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस किस तरफ चीजों को ले जाना चाहता है। आरएसएस क्या चाहता है, किस तरह का रोड मैप इस सरकार का होना चाहिए, जिसे मोदी जी एनडीए सरकार कहते हैं और हम अब तक उसे मोदी सरकार ही कहते हैं कि मोदी सरकार का रोड मैप क्या होना चाहिए। ये लेख लिखा है रतन शारदा ने। रतन शारदा आरएसएस जो एक थिंक टैंक वाले जो लोग हैं, उनमें से एक प्रमुख नाम है। इन्होंने पहले तो सीधे-सीधे 400 पार वाले मसले को उठाया है और 400 पार वाला मसला दरअसल इस समय महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहा है। अजित पवार की पार्टी के प्रमुख नेताओं ने इस मसले को उठाया कि इसकी वजह से हमारी हार हुई। शिंदे जो उनके सहयोगी हैं, अजित पवार भी उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी कहा 400 पार का नारा बैकफायर कर गया, इससे सबका नुकसान हुआ है। और
आज इस लेख में भी ये बात कही गई, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री को बचा के कहा गया। प्रधानमंत्री को बचा करके कहा गया कि 2024 के नतीजे अति आत्मविश्वासी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए रियलिटी चेक के तौर पर देखे जाने चाहिए। रियलिटी चेक करना चाहिए उनको अपना। और उनको यह पता ही नहीं था कि पीएम का 400 पार का नारा अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए और विपक्ष में खलबली पैदा करने के लिए था। और चूंकि ये पता नहीं था, तो इसके चलते क्या हुआ कि जमीन लोगों जो भाजपा के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो अति आत्मविश्वास में आ गए और उनको लगा कि हमारे तो 400 पार हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया और जमीन पर काम नहीं कर रहे थे, वो सोशल मीडिया और सेल्फी के जरिए काम कर रहे थे। और ये वो पॉइंट है जिस पर बहुत एम्फेसिस किया गया है। इन्होंने कहा इन लोगों ने अपने बबल्स बना रखे हैं, अपने बबल्स बना लिए, जो ये सेल्फी और सोशल मीडिया वाले लोग हैं, और अपनी काल्पनिक दुनिया में खुश थे, उस बबल के अंदर खुश थे। बाहर क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब ही नहीं था। गली कूचे में क्या हो रहा है वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा था और वो जानना भी नहीं चाहते थे। वो इसी में खुश थे कि मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, इसका मतलब 400 पार आ रहा है और 400 पार वाला माहौल एक बनाना है। वो माहौल वो बहुत छोटे से डोमेन में बना रहे थे, जो उन्होंने खुद अपना क्रिएट किया है। अब ये इशारा किस तरफ? सोशल मीडिया कौन हैंडल करता है? भारतीय जनता पार्टी। और जो नैरेटिव बिल्डिंग का काम है, जो एम्प्लीफिकेशन का काम है, जो प्रोपेगेंडा का काम है, क्योंकि भाजपा की आईटी सेल प्रोपेगेंडा बहुत जबरदस्त तरीके से फैलाती है। जो जो बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव खड़े करने का विपक्षियों के खिलाफ काम है, ये सब काम आईटी सेल करती है। और आईटी सेल को हेड कौन करते हैं? तो ये बात इन्होंने पहली बात ये कही और ये कहा कि ये लोग अब इस तरह के आरोप लगाने लगे हैं ढेर सारे लोग कि आरएसएस ने काम नहीं किया। इस पर भी उन्होंने कहा कि आरएसएस कभी पॉलिटिकल ढंग से काम नहीं करता था। एक बार 1973 से 77 तक उसने जरूर पॉलिटिकल उस पे काम किया है और 2014 में उसने जो काम किया था वो काम ये किया था कि लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक बनाना, जिससे कि पोल परसेंटेज बढ़ जाए। उन्होंने कहा ये बढ़ा भी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और इस बार का भी उन्होंने कहा जो लोग कह रहे हैं वो भुलावे में नहीं रहे। आरएसएस जो है किसी पार्टी के आरएसएस के कार्यकर्ता किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते। आरएसएस के कार्यकर्ता अपने इश्यूज पर, अपने सिद्धांतों पर जो चीजें उन्हें जनता के बीच ले जानी है, उनको लेकर के कैंपेनिंग या उनको लेकर के मीटिंग्स बैठ के जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। सॉरी। उन्होंने ये कहा रूटीन चुनाव प्रचार और पर्चा बांटना और नारेबाजी करना, लोगों तक वोटिंग कार्ड पहुंचाना, ये सारे काम दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास तो कार्यकर्ता हैं और उनका काम है ये सब। तो इस तरह से उन्होंने उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया और इसमें खासतौर पे सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है ये कि आरएसएस जितना सक्रिय होना चाहिए उतना सक्रिय नहीं थी। तो यहां पर भी उन्होंने एक तरह से ऑर्गेनाइजर ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले लोग जो नैरेटिव्स क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, उनको निशाने पर लिया। और उन्होंने कहा कि इनको ये बताना चाहेंगे कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी ताकतों को समर्थन देने के लिए दिल्ली में हमने 1,20,000 छोटी-छोटी बैठकें की। 1,20,000 और बॉम्बे में 60,000 बैठकें की। तो एक तरह से उन्होंने कहा है झूठ मत फैलाइए। आरएसएस सक्रिय था, जो उसका काम है वो कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और जब उन्होंने शुरू में ही इशारा कर दिया कि सेल्फी और सोशल मीडिया वाले लोग, ये लोग जो सोशल मीडिया पर पोस्टर चिपका के अपना इतिश्री कर ले रहे हैं, इन लोगों
को ही उन्होंने यहां भी निशाना बनाया है। तो और उन्होंने कहा बीजेपी ने कोई मदद भी नहीं मांगी कि भाई हम दिक्कत में हैं, कुछ है तो हमसे कहते हो, तो हो सकता है हम विचार, तो उन्होंने कोई हमसे सपोर्ट मांगा ही नहीं। अब खैर बाकी उन्होंने गिनाया कहां गड़बड़ियां हुई जिनको ठीक करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि 25% जो प्रत्याशी थे वो बाहरी क्या उन्होंने बोला सीजनल माइग्रेंट्स थे। 25% कैंडिडेट्स ऑफ द बीजेपी वेयर सीजनल माइग्रेंट्स। तो ये भी बातें, ऐसी ढेर सारी चीजें उन्होंने बताई, लेकिन आखिर में आकर के उन्होंने 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कही और जो हमने थंबनेल बनाया है वो उस तरफ इशारा करती है। वो चीजें उन्होंने, एक तो ये कहा कि नूपुर शर्मा ने दरअसल हदीस को लेकर के एक बयान दिया था और वो बयान खास तौर पे खाड़ी देशों के जो लोग हैं, खाड़ी देशों के जो सरकारें हैं, उन्होंने उसे अच्छे टेस्ट में नहीं लिया था और आपत्ति जताई। उसके चलते सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि नूपुर शर्मा हमारी कोई ऑफिशियल आवाज नहीं है और फिर नूपुर शर्मा को सीन से हटा दिया गया। इनका कहना है कि नूपुर शर्मा को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला। ये गलत चीज है, इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। इससे जो है लोग डिमोरलाइज होते हैं और उनको सुरक्षा का एहसास नहीं होता है। तो एक तो नूपुर शर्मा को लेकर के, और उन्होंने कहा कि इस तरह अगर ट्रीट करेंगे अपने लोगों को जो आपकी बात आगे बढ़ा रहे हैं, आपके नैरेटिव्स को खड़ा कर रहे हैं, अगर उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे तो आप सोचिए कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, बंगाल में कार्यकर्ताओं का क्या होगा, जहां पर वो बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में काम कर रहे हैं। तो वो सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे अगर पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होगी, पार्टी उनका साथ छोड़ देगी, सोशल मीडिया पर उनको अकेले छोड़ दिया जाएगा, तो फिर कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। और फिर उन्होंने बहुत साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को लॉजिक और डेटा के आधार पर कांग्रेस ने जो नैरेटिव खड़ा किया है, इंडिया गठबंधन जो नैरेटिव खड़ा किया है, उस नैरेटिव का जवाब देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो नैरेटिव कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने खड़ा किया, उसका जिस तरह से जवाब दिया जाना चाहिए था, वो जवाब नहीं दिया जा सका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये जवाब आजकल कौन देता है? एक तो नेताओं के बयान होते हैं और ये जवाब सोशल मीडिया पर ही अधिकतर चलना शुरू होते हैं। जो वायरल होते हैं, उनके इम्पैक्ट होते हैं, व्हाट्सएप स्टोरीज में जाते हैं, छोटे-छोटे शॉर्ट वीडियोस बनते हैं, क्रिएटिव्स बनते हैं और ट्वीट्स वगैरह जो स्टोरीज होती हैं, कंटेंट तैयार होता है और वो अ, सोशल मीडिया पर उसे आगे बढ़ाया जाता है। अगर उसे ऑर्गेनिक तौर पर लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे, तो वो लंबा ट्रेंड चलता है और उससे कई बार नैरेटिव खड़े हो जाते हैं लोगों के बीच। तो इनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पाई, अब ऐसा करना चाहिए कि डेटा और लॉजिक और डेटा के आधार पर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नैरेटिव्स का, उनकी बातों का। और इसके बाद ये कहते हैं कि आईटी सेल को रिस्ट्रक्चर कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आईटी सेल को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही, नहीं कर रही है, इसलिए उसे रिस्ट्रक्चर करिए। और उनको रिस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या हुआ? अमित मालवीय निशाने पर सीधे-सीधे, चूंकि आईटी सेल अमित मालवीय हेड करते हैं, तो सीधे-सीधे आरएसएस ने अमित मालवीय को निशाने पर लिया है। अब अमित मालवीय का मामला यह रहा कि पिछले 2 साल से आप देखिए,
उनके आईटी सेल द्वारा शुरू की गई ढेर सारी चीजें बैकफायर कर गई। और ताजा मामला तो मोदी का परिवार है। कल मोदी जी ने यह ट्वीट किया कि मोदी का परिवार आप लोग हटा लीजिए, हमें जो ताकत मिलनी थी मिल गई। दरअसल है क्या कि इस जैसे चौकीदार चोर है 2019 में चला था, उस समय एक माहौल था और लोगों ने उसे भरपूर ढंग से समर्थन दिया। लेकिन मोदी का परिवार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे, जो कार्यकर्ता थे, समर्थक भी नहीं, जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन नेताओं ने लगाया और बाकी किसी ने नहीं लगाया। और जैसे गौतम गंभीर, उन्होंने हटा दिया अपने नाम से। राजीव चंद्रशेखर ने हटा दिया अपने नाम के, इस ये सब होने से पहले। चुनाव हारने के बाद उन्होंने हटा दिया। गौतम गंभीर ने हटा दिया। तो जो लोग इस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं लेकिन पार्टी में नहीं हैं या पार्टी में हैं भी, वो भी इसे मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को कल कहना पड़ा कि अब इसको आप हटा लीजिए सोशल मीडिया हैंडल से। ये किसका फेल्योर है? ये फेल्योर भी आईटी सेल का फेल्योर है कि इस पूरे चीज को एक नैरेटिव के तौर पर खड़ा नहीं कर पाई और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की जगह मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उसकी बड़ी वजह यह है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और प्रधानमंत्री नहीं चाहते होंगे कि अब आगे भी इसको देख करके लोगों में एक नेगेटिव इमेज प्रधानमंत्री मोदी की आए। इस वजह से उन्होंने फटाफट उसे हटाने की अपील लोगों से कर दी। तो ये फेल्योर भी आईटी सेल का हुआ। तो आईटी सेल जिस तरह से ये कर रही है जो भी, और आप देखिए आईटी सेल ने पिछले राहुल गांधी की यात्रा के दौरान किस-किस तरह की बातें उछाली और वो सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा उनके लिए नुकसानदायक साबित हुई, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो कहीं न कहीं चीजों को जमीन पर जो कुछ चल रहा है, देखिए आईटी सेल कामयाब तब होती है जब जमीन पर जो चीजें चल रही हैं, जो डिस्कंटेंट है, जो डिस्ट्रेस है, जो इश्यूज हैं, जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं, उनसे जेल करते हुए अगर चीजों को आप प्रोपोगेट करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो चीजें बढ़ जाएंगी। और आप उनके उल्टा खड़े होकर के कोई बात कहेंगे, तो वो आप पर ही उल्टा पड़ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के साथ पिछले कुछ दिनों से यही हो रहा है। आपने भी मार्क किया होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से की तरफ से अगर कोई फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया जाता है, फॉल्स कोई बात कही जाती है, उसे प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती है, तो ढेर सारे लोग उसको करेक्ट करने के लिए आ जाते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, उसका मजाक बनाने लगते हैं। और ये बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का मामला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस का या आरजेडी का या अखिलेश यादव का जो आईटी मीडिया सेल है, वो ये काम करता है। वो भी ये काम करता होगा। और एक चीज और बताएं आपको, कांग्रेस ने जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास इतने बड़े नाम अमित मालवीय, मतलब अपने में एक बड़ा नाम है। जब आईटी सेल की बात करें, प्रोपेगेंडा की बात करें, नैरेटिव सेटिंग की बात करें, एम्प्लीफिकेशन की बात करें, आप जो कंटेंट्स वायरल कराने की बात करें, तो एक बड़ा नाम माना जाता है कि भाई अमित मालवीय। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस ने, और कांग्रेस के ऐसा नहीं है सुनील कानूनगोलू और इस तरह के जो बड़े-बड़े नाम हैं, उनका रोल बहुत नहीं रहा है। बिल्कुल अलग तरह के लोग रिमोट सिटीज में बैठ करके, जो मेरी जानकारी है, कांग्रेस के लिए काम करते थे। और वो उन लोगों ने ये सारा माहौल बदल दिया। उसकी वजह क्या हुई कि वो लोग एक पर्टिकुलर बबल में नहीं थे। वो अलग-अलग बैकग्राउंड से, अलग-अलग जगह से, अलग-अलग परिस्थितियों से और अलग-अलग ज्योग्राफीज़ से आए हुए लोग, यंग लोग, सीनियर लोग, एक्सपीरियंस लोग, ये इन सारे लोगों ने चीजों को
अपनी तरह से देख करके और रिस्पॉन्ड किया। और वो रिस्पॉन्स जो ज़मीन पर जो चीज़ें थीं, जो डिस्कंटेंट था, जो स्थितियाँ थीं, उनसे जेल करता था। और इसके चलते उसे लोगों ने हाथों-हाथ लिया और वो ऑर्गेनिकली वायरल होता रहा। आपने ढेर सारे इस तरह के मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो चंदा दो धंधा लो, ये एक बड़ा जबरदस्त आया था। आपको याद दिलाऊं मैं कि रामनवमी वाले दिन एक एक वो चला था कि बिसारिये न राम, ऐसा कुछ करके था। वो बहुत जबरदस्त ढंग से चला। इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो मैंने आपको बताया, चंदा लो धंधा दो, चंदा दो धंधा लो, ये चल गया। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, पीएम को लेकर के तमाम सारी चीजें चल गई जो पहले नहीं चलती थी। आप याद करिए चौकीदार चोर कितना चल पाया था। लोग चौकीदार चोर कहने वाले का ही मजाक बनाने लगते थे। इस बार इस तरह के ढेर सारी चीजें सोशल मीडिया पर चली और लोगों ने उन्हें दौड़ा दिया। यह विफलता दरअसल अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की मानी जाएगी कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। रिस्पॉन्ड करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए और संघ परिवार ने इसको मार्क किया है, संघ के लोगों ने। और इसीलिए संघ ने निशाना बनाया है अमित मालवीय को कि ये आदमी है, यहां पर एक्शन लेने की जरूरत है। आईटी सेल को रिस्ट्रक्चर कीजिए और अगर नहीं करेंगे तो जैसा अभी आपने देखा ऐसा ही होता रहेगा और आपके लिए मुश्किलें आसान नहीं होने वाली हैं और मुश्किलें जमीन पर हैं आपके लिए, ये मान रहे हैं वो। अब इसके अलावा जो बातें कही जा रही हैं, जो मैंने अपने जो इंट्रोडक्शन लिखा है उसमें दिया है, इसके अलावा जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत ही चिंताजनक है और उनसे ये समझना थोड़ा आसान या ये संकेत समझने चाहिए कि आने वाले दिन किस तरह के होने वाले हैं। पिछले 5 सालों में 2019 के बाद से जिस तरह की चीजें हुई थी कि अर्बन नक्सल और टुकड़े-टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, मीडिया को प्रोस्टिट्यूट कह दिया गया, वो तो 2014 के बाद ही कह दिया गया था। तो सबको डिमीन करके उनके खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बना के और ढेर सारे लोगों को जो प्रो पीपल बात करे उसे किसी न किसी तरीके से इस तरह से उसके साथ उसको ट्रीट करना जिससे लोग डिमोरलाइज हो जाएं उस तरह के सोचने वाले। तो ये सारे काम हुए। अब जब संघ ये कह रहा है, ऑर्गेनाइजर ये लिख रहा है कि अ, नूपुर शर्मा जैसे लोग हैं, उनको सपोर्ट किए जाने की जरूरत है, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, उनको मजबूती देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, इस लेख में एक बात और कही गई है कि स्थिति यह है कि गौ रक्षक के मुकाबले गौ तस्कर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और गौ तस्कर कम जाने गई उनकी, गौ रक्षकों की ज्यादा जाने गई और इस पर कहीं कुछ हल्ला नहीं मचा। इससे संकेत आप समझिए कि क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा एनसीईआरटी के बोर्ड में लेफ्ट लीनिंग के लोग बैठे रहे। ये कैसे हो गया इस सरकार के रहते हुए? तो पाठ्यक्रम क्यों नहीं बदले गए? क्या आरएसएस पाठ्यक्रम बदल करके देगा? और ऐसा था तो हमसे कहते। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या चीजें होने वाली हैं। एक तरफ गौ रक्षक, गौ तस्कर की बात, उसके मतलब क्या है? नूपुर शर्मा जैसे लोगों को सपोर्ट करने की बात, उसका मतलब क्या है? और पाठ्यक्रम बदलने की बात, पाठ्यक्रम किस तरह बदला जा रहा है ये सब लोग जानते हैं। अभी जो नीट का वो हुआ है, आप उसमें समझ लीजिए कि ये जो सत्ता में बैठे हुए इस समय लोग हैं, इनको
अपने नैरेटिव से मतलब है, जिस तरह का ये समाज बनाना चाहते हैं, सिर्फ़ उससे मतलब है। इनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं। और ये इस नीट के एग्ज़ाम में भी एक चीज़ साफ़ हुई है। मैं नीट गलत हुआ, सही हुआ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा आया, जिस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही थे और एक सही ऑप्शन पे टिक करना था। और उस क्वेश्चन वो साइंस का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का कहा जाएगा उस स्तर पे, वैसे वो फिज़िक्स का माना जाएगा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में जो जवाब थे, ये जब आंसर शीट जारी की गई तो लोगों ने कहा कि भई, जो आपने सही बताया है, लेकिन सीबीएसई की एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में तो ये लिखा हुआ है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक है। उसमें ये था कि दरअसल जो एटम होता है, एटम पर जो आवेश होता है, वो न्यूट्रल होता है या उसमें वो आवेशित होता है वो। तो बात ये है कि प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों एक-दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें। लेकिन जो रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेज होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इस तरह की जो रेडियम, इनमें ऐसा नहीं होता है। तो जवाब ये होना चाहिए था कि कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। लेकिन जवाब ये एक पहले वाली टेक्स्ट बुक में इस तरह की चीजें थी, जिसमें लिखा हुआ था कि सारे उसमें ये न्यूट्रल होता है, आवेश नहीं, आवेश न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों को इसकी चिंता नहीं है कि नॉलेज हम सही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। विज्ञान के बारे में इनको चिंता नहीं, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं ये चिंता नहीं है। इनको चिंता है हिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं, सिविक्स में क्या पढ़ा रहे हैं। और जो पढ़ाया जा रहा है पहले से नैरेटिव बना लिया कि ये गलत है, तो अब सही पढ़ाना है। तो ये शिक्षा को लेकर के चिंता है, जिसके चलते नीट में उस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया और उसके सारे नंबर, जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, सारे स्टूडेंट्स को दिए गए। उससे भी कई विसंगतियां आई। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या चीजें किस तरह की होने जा रही हैं। ऑर्गेनाइजर को अगर आप पढ़िए तो उसमें सीरीज ऑफ आर्टिकल्स इस तरह के आ रहे हैं 4 तारीख के बाद से, जिसमें तमाम बातें इस तरह की कही जा रही हैं। ये चिंता की बात है और इसको समझने की जरूरत है। हम आने वाले दिनों में, भले ये सरकार 2 पार्टियों के समर्थन पर या एनडीए दलों के समर्थन पर टिकी हुई है, ये माना जा रहा है कमजोर सरकार है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, जिससे ये लग सके कि ये कमजोर सरकार है। सिवाय इसके कि उन्होंने मोदी का नाम लेना बंद कर दिया और भाजपा के नाम की जगह वो एनडीए, एनडीए करते हैं। बाकी सारे काम, जो मंत्रालय, जिन मंत्रियों को रखा गया, वही मंत्री हैं। जो मंत्रालय दिए गए, वही दिए गए। सहयोगियों को उसी तरह तिरस्कृत रखा गया, जैसे पहले रखे जाते थे। तो कोई खास अंतर आया नहीं है। अब देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आरएसएस जो रोड मैप बना रहा है, जो बता रहा है, जो संकेत कर रहा है, अगर वैसा कुछ हुआ, तो पिछले 5 साल में जो स्थितियां थीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थितियां बन सकती हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब जो है, नए क्रिमिनल लॉज भी जुलाई से लागू हो जाएंगे और वो बहुत खतरनाक है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, या इस नाम से जो चीजें आए हैं, वो बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और हर चीज को रेसिस्ट करने की जरूरत है। जो भी गड़बड़ है, जो भी गड़बड़ है, उसे रेसिस्ट किया जाना चाहिए। चलिए, अब मेरी बात खत्म हुई, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। कमेंट्स हालांकि ज्यादा नहीं है, क्योंकि शुरू में ऑडियो नहीं आ रहा था, इस वजह से आज हमारे आ, जो दर्शक हैं, वो भी कम हैं, क्योंकि शुरू में जो लोग आए होंगे उनको ऑडियो आया नहीं, 5-7 मिनट ऐसा चलता रहा और मैंने आपके कमेंट्स देखे नहीं। विकास रेड्डी साहब कह रहे हैं, सर, सो बेसिकली
Sanghi's takeaway is not to be reduce toxicity, but to be more effective. Those people are incurable. जी, बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है और इसी तरह की चीज़ें आपको मैंने बताई। आप खुद ऑर्गेनाइज़र पे जाकर के, उसकी वेबसाइट पे जाकर के ये सब पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की बात खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। हाँ, अगर आपको हमारी ये चर्चा, ये टिप्पणी अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसको भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के बीच में फॉरवर्ड कीजिए। और साथ में ये भी लिख दीजिए कि आपको ये चैनल अच्छा क्यों लगता है। इससे आप हमारी मदद करेंगे, ये बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँगी, हमको ताकत मिलेगी और हमें अच्छा भी लगेगा। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर, जय हिंद।